Hello everyone, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video we are going to cover another chapter of Organic Chemistry class 12th which is Alcohol, Phenol and Ether. तो बेसिकली इस वीडियो में भी हमारा टारगेट वही रहेगा कि हम 50 मिनट से 1 आवर में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे फ्रॉम द बेसिक्स टिल द एंड। और जिसको भी ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता उसको भी क्लियरली एक एक चीज़ समझ आएगी। एंड अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है विच वॉज योर चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन, तो प्लीज़ उसको भी जाकर देखिए, क्योंकि जब तक वो चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आएगा तब तक आप इस चैप्टर पर उतनी अच्छी कमांड नहीं बना पाएंगे। जैसे कि हमने उसमें किया था सेम हम वही फ्लो लेकर चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा आता है स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो पहली बात, अल्कोहल होते क्या है? किसी भी सैचुरेटेड कार्बन एटम की चेन में अगर OH ग्रुप है, बॉन्डेड है, कौन से वाले कार्बन से बॉन्डेड है OH ग्रुप? उस वाले से जो कि कार्बन सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब जो कि हर जगह से सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, उसको हम बोलते हैं अल्कोहल। अब 3 तरह के अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बोला था कि अगर कभी भी आपको क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं एंड यू हैव टू क्लासिफाई कि कौन सा अल्कोहल, मतलब उस चैप्टर में कि आपके कौन किस तरह का वो हेलो एल्केन या हेलो एरीन है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? आप चाहे कितनी भी लंबी कार्बन चेन हो, यू हैव टू इग्नोर ऑल ऑफ देम, ओनली ऑन दैट कार्बन आप सिर्फ उस पर फोकस करिए विच इज बॉन्डेड विद योर फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि पिछले चैप्टर में आपके फंक्शनल ग्रुप क्या थे? हेलोजेंस थे। हेलोजेंस मतलब क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, ब्रोमो। इस चैप्टर में आपका फंक्शनल अल्कोहल होगा, फंक्शनल ग्रुप। तो चाहे कितनी भी लंबी कार्बन चेन हो, आप सिर्फ उस वाले कार्बन को देखेंगे जो कि बॉन्डेड होगा अल्कोहल के साथ, यानी कि OH के साथ। जैसे कि इसमें देखिए, ये है आपका इथेनॉल। यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है, ये जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, मतलब प्राइमरी। यहाँ पर OH इस वाले कार्बन से अटैच है और ये कार्बन इससे भी अटैच्ड है और इससे भी अटैच्ड है, यानी कि 2 कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया सेकेंडरी। यहाँ पर इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है और ये 3 कार्बन से अटैच्ड है, विच मीन्स इट इज टर्शियरी। एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं। ये रहा हमारा कार्बन जो कि अल्कोहल से अटैच्ड है। अब देखो ये सिर्फ किससे है? इस वाले से अटैच्ड है। सो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो कार्बन है ये अल्कोहल से अटैच्ड है और कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 and 2, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। और यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ये आपके फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है, विच इज वाई इट इज नोन एज टर्शियरी अल्कोहल। आगे आ जाइए फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। सेम वही फंडा रहता है बॉइलिंग प्रॉपर्टीज का कि जितना ज्यादा आपका मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, और जितना ज्यादा आपकी चेन लंबी होगी, ब्रांचेस नहीं होंगी, उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हो जाएगा। सेम लास्ट चैप्टर वाले फंडे हैं, बट यहाँ पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती है विच इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सपोज आपको दो कार्बन चेन्स दे दी गई हैं, एक तो अल्कोहल वाली कार्बन चेन है एंड एक नॉर्मल एल्केन है। अब उन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है और उनमें ब्रांचिंग वगैरह का जो भी सिस्टम है, मतलब आप उन दोनों बेसिस पर तो उन्हें डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में आप किस चीज में डिफरेंशिएट करेंगे? आप बोलेंगे कि वो जो अल्कोहल वाली कार्बन चेन है दैट इज उसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल है वो करता है एक एक्स्ट्रा टाइप ऑफ बॉन्डिंग। मतलब एल्केन में तो जितनी बॉन्डिंग हमें दिख रही है उतने ही बॉन्ड्स बने हुए होंगे, बट अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो जब आप अल्कोहल को पानी में मिलाएंगे तो वो एक एक्स्ट्रा तरह की बॉन्डिंग कर लेता है विद H2O, जिसको हम बोल देते हैं क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बारे में डिटेल में हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज का होता है विच इज योर सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो आपका लोअर अल्कोहल्स होते हैं, लोअर अल्कोहल्स मतलब छोटे वाले अल्कोहल्स, जैसे कि CH3OH, CH3CH2OH, तो ये जो छोटे छोटे वाले होते हैं ये ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं? इसका सिंपल सा एक फंडा है कि देखो, जो आपका ये एल्केन वाला पार्ट होता है ये होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, बेसिकली हाइड्रोफोबिक है। और जो OH है दैट इज योर सॉल्युबल। OH तो सॉल्युबल होता है बट CH3 सॉल्युबल नहीं होता। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर बराबर है, तो इसीलिए पानी में सॉल्युबल हो जाता है, लिखा है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जो इनसॉल्युबल वाला पार्ट है वो थोड़ा बढ़ा, बट जो सॉल्युबल वाला पार्ट है वो तो उतना ही है।
फिर भी चलो ठीक है सॉल्युबल हो गया। अब इनसॉल्युबल वाला पार्ट और बढ़ रहा है, और जो आपका सॉल्युबल वाला पार्ट है वो उतना ही है, चलो अब भी सॉल्युबल हो गया। बट धीरे 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 जैसे जैसे इनसॉल्युबल वाला पार्ट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि सिर्फ इनसॉल्युबल पार्ट बढ़ रहा है बट जो सॉल्युबल पार्ट है वो उतना का उतना ही है। ये टेबल उसी चीज को बता रही है। और एक पॉइंट ऐसा आया, ये वाला पॉइंट, जब आपका इनसॉल्युबल पार्ट इतना बढ़ गया विच इज योर डेकेनॉल, कि ये पानी में सॉल्युबल हुआ ही नहीं। ठीक है, वही आगे लिखा है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल, किस किस तरह से हम अल्कोहल को बना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि एल्डिहाइड और कीटोन का कर दो रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है हाइड्रोजन को ऐड कर देना। तो अगर हम किस तरह से रिडक्शन कर पाएंगे, हमें पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि ये जो आपका सी एच एंड ये सी आपका किसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ओ के साथ बना रहा है डबल बॉन्ड। तो अगर मैं इसमें 2 हाइड्रोजन को जोड़ दूं, और अगर मैंने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए तो क्या होगा, एक एच यहाँ आ जाएगा और एक एच ओ के साथ आ जाएगा। ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया और क्या बना दी, किसमें जोड़ा, एल्डिहाइड और कीटोन्स में जोड़ा, और क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये ऐसी तो नहीं हुई, ये होती है कुछ एजेंट्स की हेल्प से, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स की हेल्प से, जो कि है आपके NaBH4 एंड LiAlH4। तो ये आपके कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिसकी हेल्प से एल्डिहाइड और कीटोन की होती है रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन मतलब होता है पानी का ऐड हो जाना, और किस में ऐड कर रहे हैं हम पानी को, एल्कीन में ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसमें आपका पानी है, पानी 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, किस पार्ट में, H+ और OH-, तो OH जाके इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा एंड H+ आपका यहाँ पर एक्ट करेगा एज एन कैटलिस्ट। जैसे कि यहाँ पर कैटलिस्ट था NaBH4 एंड LiAlH4, यहाँ पर H+ आपका हो जाएगा कैटलिस्ट। ठीक है, तो क्या हो गया, CH3 CH2OH। तो आप जब भी इस रिएक्शन को लिखेंगे आप कैसे लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका H+। क्या हो जाएगा, H+, एसिड कैटलिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेसिकली क्या होता है कि ये वाली जो रिएक्शन होती है ना, ये तो एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर जैसे कि पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाती है हमारे सामने तो हमें क्या फॉलो करने पड़ते हैं, मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव रूल। बेसिकली हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में देखा जाता है कि मार्कोनिकॉव रूल ही फॉलो होता है। अब अगर हम ये वाली रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा बीच में अल्कोहल, यानी कि बेसिकली सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल नहीं मिलेगा। बट अगर मुझे प्राइमरी अल्कोहल ही चाहिए तो इन दैट केस हम जाते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पर मिलती है हमें प्राइमरी अल्कोहल। कुछ नहीं करना, सबसे इजी रिएक्शन है ये हमने ले लिया एक एल्कीन विच इज अनसिमेट्रिकल, जिसकी हमने रिएक्शन करवाई BH3 के साथ। जैसे ही हमने BH3 के साथ रिएक्शन कराई तो ये BH3 जो है ये कॉर्नर पे आके लग जाएगा, कॉर्नर पे लगा तो ये क्या बन गया, BH2। सब कुछ सेम है, बस डबल बॉन्ड हट गया, ये हो गया BH2। एक हाइड्रोजन कहाँ गया, एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया, ये CH2 हो गया और यहाँ पर हो गया BH2। अब हमें क्या करना है, जो हमने स्टार्टिंग में एल्कीन ली थी उसी के साथ रिएक्शन कराते जाना है। जैसे एक बार हमने इसी एल्कीन से यहाँ पर रिएक्शन कराई तो एक तो हाइड्रोजन था ही, तो वो वाला हाइड्रोजन एक रहेगा और एक हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगी, आपकी ये वाली जो एल्कीन है वो आ जाएगी, बट इन द फॉर्म ऑफ एल्केन। ठीक है, सिमिलरली एक और बार रिएक्शन कराई तो ये वाला हाइड्रोजन भी हट जाएगा एंड आपका CH2 CH2 CH3 भी आके यहाँ लग जाएगा। फिर लास्ट में या तो आप 6OH- से रिएक्शन करा दो या 3H2O2 के साथ रिएक्शन करवा दो, आपको ये आपका मिल जाएगा अल्कोहल। ठीक है, अब ये है इसकी मैकेनिज्म कि किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करी। जैसे कि ये थी आपकी ये वाली एल्कीन जो कि आपने ली थी,
अब जब बॉन्ड टूटेगा तो एक पर आएगा माइनस चार्ज, एक पे आएगा प्लस चार्ज। आप किसी को भी माइनस चार्ज, किसी को भी प्लस चार्ज दे सकते हो, बिकॉज ये दोनों ही कार्बन है। एंड कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सामने वाले को देखकर टूटता है। अगर सामने जो उसका रिएक्टेंट है वो फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहा है तो वो भी, जो कार्बन कार्बन है वो भी आपस में फ्री रेडिकल बना लेंगे। अगर प्लस माइनस हो रहा है तो यहाँ पर भी प्लस माइनस हो जाएगा। अब क्योंकि हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या बना रहा है, वो प्लस माइनस बना रहा है। आपका BH3 था जिसमें से B ने एक वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ लिया, एक हाइड्रोजन के साथ क्या कर दिया, बॉन्ड तोड़ दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे प्लस माइनस का फॉर्मेशन हो गया, इसीलिए यहाँ पर भी प्लस माइनस का फॉर्मेशन हो गया। इस पे आ गया प्लस, इस पे आ गया माइनस। तो क्योंकि इस पे माइनस है एंड यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आपका बोरॉन आके लग जाएगा, BH2 लग जाएगा। अब इसकी रिएक्शन जब दोबारा से एल्कीन से होगी तो फिर फर्दर वही सब कुछ होगा कि ये जो है B, ये इसके साथ बॉन्ड तोड़ेगा और क्या हो जाएगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। एंड ये वाली जो एल्कीन है वो यहाँ आकर इससे जुड़ जाएगी। अच्छा, ये एल्कीन एल्केन कैसे बनी, बिकॉज यहाँ पर भी तो बॉन्ड्स टूट रहे हैं ना। सिमिलरली जैसे यहाँ पर बॉन्ड टूटे थे वैसे यहाँ पर बॉन्ड टूटे, इसीलिए ये एल्कीन से एल्केन बनकर आ रहा है। ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो अभी हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगे। तो अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मेरा सजेशन ये है कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद खुद सारे नोट से गो थ्रू हो जाइए, आपको एक एक चीज़ आपके टिप्स पर आ जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा रटाफिकेशन है, बट ट्रस्ट मी, अगर आपको एक बार चीज़ें समझ आने लग गई एंड आपका जो इंटरेस्ट है वो इस सब्जेक्ट में बिल्ड होने लग गया, देन मतलब आपको सब कुछ, आप इसमें बहुत स्कोरिंग है, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स की यही आती है, तो आप इजीली इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक से ज़्यादा स्कोरिंग है ये, तो इस पे प्लीज़ आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। और ये अगर आपको सारे नोट्स चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये बेसिकली RMgBr या RMgX की कोई भी एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है मैग्नीशियम से, और एक क्या अटैच्ड है, एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। फंक्शनल ग्रुप भी कौन सा, सिर्फ हेलोजन। तो हम कह सकते हैं RMgX इज द फॉर्मूला ऑफ योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा रिएजेंट है जो ना अगर इसने पानी के साथ रिएक्ट किया तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा ही नहीं, मतलब बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बिल्कुल पानी से बचाकर क्यों रखा जाता है, एनहाइड्रस कंडीशंस में क्यों स्टोर किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब एक ऐसी स्टेट जहां पर पानी बिल्कुल भी ना हो। तो ऐसी स्टेट में क्यों हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टोर करते हैं, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो बहुत विगरसली रिएक्ट करता है विद वाटर, और जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आएगा, चाहे एक बूंदी पानी क्यों ना हो, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा ही नहीं, वो डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। अब कैसे ये हेल्प करेगा हमारा अल्कोहल बनाने में वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो ये वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड्स पर। अच्छा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हम C डबल बॉन्ड O देखते हैं। जहां पर भी हमने देख लिया C डबल बॉन्ड O है, वो हो जाएगा आपका कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ऐसे कौन से कंपाउंड्स है, कीटोन है और एल्डिहाइड है। आप बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो है, बट नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता, और इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज योर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तक इस चैप्टर में आप इतना याद रखेंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपके पास दो हैं, कीटोन एंड एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो बेसिकली पहली चीज ये याद रखनी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे फॉर्मेशन होगी अल्कोहल की, आपको कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करना है। अब देखो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, यही आएगा हमारे सामने। अब जब यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा तो यू कैन इजीली सी कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। कार्बन और ऑक्सीजन में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है आपके पास ऑक्सीजन बेसिकली, राइट। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, सिंपल।
अब हमारे सामने क्या आया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। Mg के साथ जरूरी नहीं है BrO, MgCl भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी एक हेलोजन ग्रुप हो सकता है यहाँ पर, मतलब बेसिकली यहाँ पर MgX होगा, कोई भी एक हेलोजन ग्रुप। अब देखो जब इनके बीच में बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या है, ये तो R मतलब क्या हुआ, एल्काइल ग्रुप, एंड एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन, तो यहाँ पर तो होगा कार्बन और यहाँ पर है आपका मैग्नीशियम, है ना। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा। रिमेंबर कि मैग्नीशियम एक क्या है, मेटल है, और मेटल कैसे होते हैं, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते। तो यहाँ पर इस केस में जब बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपका कार्बन पर एंड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपका किस पर, मैग्नीशियम पर, ठीक है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूट गया। अब आप देखोगे कि दोनों किससे जुड़ेंगे, ऑपोजिट चार्ज पर जाकर जुड़ेंगे। तो R किसके पास चला जाएगा, R के पास है नेगेटिव चार्ज, तो ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा पॉजिटिव चार्ज के पास। किसके पास, पॉजिटिव चार्ज के पास। पॉजिटिव चार्ज कहाँ, यहाँ, तो यहाँ अटैच हो जाएगा। यहाँ देखो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा नेगेटिव वाले के पास, तो ये जाएगा ऑक्सीजन के पास, जो आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब बस बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे हुआ बॉन्ड फॉर्मेशन, देखो मैंने जैसे बताया था आपको कि कार्बन के पास कौन आ गया, एल्काइल ग्रुप आ गया, ऑक्सीजन के पास कौन आ गया, MgBr आ गया। अब आपने बोला यहाँ तो अल्कोहल फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है पानी के साथ ना बहुत विगरसली रिएक्ट करता है, जैसे ही पानी आएगा फटाफट से रिएक्शन कर देगा और जो वो था वो रहेगा ही नहीं, कुछ नया ही फॉर्म हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर जब बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ पर भी अगर हम सोचे तो यहाँ पर इसके ऊपर तो आएगा प्लस चार्ज, राइट, एंड इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। अब जब ये H2O के साथ मैं इनका रिएक्शन कराऊंगी, हमें पता है पानी किस किस में टूटता है, H प्लस में टूटता है एंड OH माइनस में टूटता है ना। तो बस फिर से क्या होगा, प्लस के पास माइनस वाला चला जाएगा, ये प्लस है तो इसके पास माइनस वाला चला गया, एंड ये माइनस है तो इसके पास प्लस वाला चला गया। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, COH मतलब C पे R एंड यहाँ पर OH, राइट, और MgBr के साथ क्या आ जाएगा, OH, ये रहा MgOHBr और आपका CrOH बन गया अल्कोहल। ये क्या है आपका, दिस इज योर अल्कोहल। सिमिलरली अब हम एक प्रॉपर एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो था आपका जर्नल टर्म्स में, यहाँ जाइए, ये है आपका एक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को क्या थोड़ा सा ओपन करके लिखा हुआ है, CH3CHO है बेसिकली। क्या होगा, सबसे पहले तो हमने बोला देखा ही यहाँ पे कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसमें जो C डबल बॉन्ड O है उनके बीच का क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा। तोड़ दो बॉन्ड, कैसे टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस का चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा आपका प्लस का चार्ज। यहाँ पर भी बॉन्ड, अब हम क्या ले आए, ये हमारी मर्जी होती है कि हम यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप ला सकते हैं। ये हम देखते हैं कि हमें क्या कन्वर्जन दिया गया है, क्योंकि ये सारी जो आपकी प्रिपरेशन टेक्निक्स हैं या केमिकल रिएक्शंस हैं या नेमिंग रिएक्शंस हैं, ये सब हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इनकी एप्लीकेशन कहाँ आती है। इनकी एप्लीकेशन ऑब्वियसली आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाएगा कि आप बताइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप किस तरह से बना सकते हैं कंपाउंड। आपको दिए जाएंगे कन्वर्जन्स एंड वहाँ पर आपको अपने दिमाग को यूज़ करके कि कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे हम कन्वर्जन कर सकते हैं, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे। तो ये वाला जो होता है ना, या तो आपको ऐसे क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले मिल सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, है ना, कि आपको सपोज ये दे दिया, आपको कंपाउंड भी दे दिया, अब आपको बताना है कि यहाँ पर आप कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन ले। हो सकता है आपको एल्डिहाइड या कीटोन दे दे, प्रोडक्ट भी दे दे और बोल दे कि कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है, या फिर आपको ये दोनों दे दिया और आपसे प्रोडक्ट पूछ लेंगे, या फिर आपको डायरेक्टली अपने दिमाग को यूज करके इन सारी टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा कन्वर्जन्स को सॉल्व करने में। तो इस तरह से इसके आते हैं क्वेश्चंस। अगर आपको इस मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स की भी वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेरे को बताइए इन द कमेंट बॉक्स, और भी कोई सजेशंस अगर आपके दिमाग में है कि मेरे को इन चीज़ों पर भी वीडियोस बनानी चाहिए, सो लेट मी नो। अब बढ़ते हैं आगे। देखो क्या हुआ, बॉन्ड टूटा, इसका इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर कार्बन की तरफ। क्यों टूटेगा, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, मेटल के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, सिंपल। अब वही वाला फंडा, माइनस किसके पास जाएगा, जिसके पास प्लस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कार्बन के साथ CH3, और प्लस किसके पास जाएगा, जिसके पास माइनस होगा, तो MgBr कहाँ पर चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, हो गया। देखो
इस वाले के पास क्या आ गया आपका CH3 आ गया, ऑक्सीजन के पास क्या चला गया MgBr चला गया, फिर से बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के पास है माइनस, मैग्नीशियम के पास है प्लस, हमने कराई रिएक्शन किससे कराई H2O से, H2O किस में टूट जाएगा H प्लस OH माइनस पे, तो भाई प्लस वाला किसके पास जाएगा, प्लस वाला जाएगा MgBr के पास एंड माइनस वाला चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो माइनस वाला कौन है, सॉरी नहीं, जो आपका प्लस वाला है वो जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, एंड जो आपका OH है यानी कि माइनस वाला है वो जाएगा मैग्नीशियम के पास, बिकॉज मैग्नीशियम इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर O के साथ आ जाएगा H, देखो CH3 CH पे CH3 एंड विच इज बॉन्डेड विथ OH। अगर आपको साइड प्रोडक्ट भी लिखना है तो आपका साइड प्रोडक्ट यही आएगा MgOHBr। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये है आपका एक तरह का कीटोन है, आपको किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए, पहुंचिए आप किसके पास, आप पहुंचिए अपने कार्बोनाइल कंपाउंड के पास, बॉन्ड तोड़ दीजिए, तोड़ दो, यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव का चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज, ठीक है। यहाँ पर सामने आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड टूटेगा कार्बन की तरफ, तोड़ दिया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का चार्ज, फिर से ये जो MgBr है किसके पास चला जाएगा आपका, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, एंड ये जो आपका CH3 CH2 यानी कि एल्काइल ग्रुप है कहाँ चला जाएगा, कार्बन के पास चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने मिड प्रोडक्ट को नहीं बनाया, हमने डायरेक्टली पानी से रिएक्शन करा दी, तो हमें बताइए जिसके पास O जाएगा, मतलब O के पास कौन जाएगा, MgBr जाएगा, तो O के पास जब MgBr जाएगा यानी कि O पर ही अल्कोहल फॉर्मेशन होगा, तो हमने यहाँ पर तो कर दिया OH, डायरेक्ट कर दिया हमने OH, और ये जो CH3 CH2 है वो इससे अटैच्ड है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया आपका CH3 और आपका CH2 CH3, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका अल्कोहल, और साइड प्रोडक्ट आपका बन गया MgOHBr। अब आपका फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली ये पूरा एक छोटा सा फ्लो चार्ट मान लीजिए, ये है कि आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए किस तरह से हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज़ करके डायरेक्टली अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली अल्कोहल बना सकते हैं। ये जो आपकी टेबल है ये आपकी नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा काम आती है, बट इस चैप्टर में हम बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं, देखो अगर आपके पास कोई भी अल्कोहल है एंड आपको अल्कोहल से बनाना है, क्या आपको बनाना है अल्कोहल से एल्डिहाइड, तो आप क्या करेंगे, आप नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे एंड PCC लगाएंगे। तो नेसेंट ऑक्सीजन विद PCC आपने जैसे ही लगाया आपका अल्कोहल से बन जाएगा क्या, एल्डिहाइड। अगर आपको इस एल्डिहाइड को बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप क्या करेंगे, आप नेसेंट ऑक्सीजन लगाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट। ये सब कुछ आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि क्या रिएजेंट्स है। अब अगर आपको देखो PCC की फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और ये माइल्ड ऑक्सीडेशन है, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीडेशन हो रही है। अब अगर आपको डायरेक्टली अल्कोहल से बनाना है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन मतलब रिएजेंट लेना पड़ेगा, जो कि है आपका एल्कलाइन KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव या फिर एसिडिक K2Cr2O7। याद रखना यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होती है कि एक तो आपका जो K2Cr2O7 है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये एसिडिक है, एंड जो आपको पोटेशियम पर मैंगनेट है यानी कि KMnO4 ये एल्कलाइन लेना है, और इसके साथ H3O पॉजिटिव भी लेना है। आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब जब मुझे देखो यहाँ से यहाँ जाने में जब मुझे क्या करना पड़ रहा है, ऑक्सीडेशन करना पड़ रहा है, तो मुझे वहां से यहाँ आने में क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर मुझे करने पड़ेंगे रिडक्शन। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो यहाँ आपका CH2OH था, यहाँ पर CHO बचा, हाइड्रोजन हट गया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पर तो ऑक्सीजन ही जुड़ गया, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन हो गया। अब मेरे को ना डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है अल्कोहल, तो मैं क्या करूंगी, LiAlH4 लगा दूंगी या फिर NaBH4 लगा दूंगी। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड तो यही था कि आप रिडक्शन कर दीजिए। रिडक्शन करने में क्या होता है, जहां पर आपका C डबल बॉन्ड होता है वहां पर एक H तो आपका H के साथ मतलब C के साथ आ जाता है, और दूसरा H आपका किसके पास चला जाता है, ऑक्सीजन के पास चला जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन को ऐड कर दो,
तो या तो आप LiAlH4 लगा दो या NaBH4 लगा दो, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली अल्कोहल बन जाएगा। अगर आपको एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है तो भी आप क्या करोगे, आप सिंपल रिडक्शन ही करोगे। आपने H2 लगाया, ठीक है, यहाँ पर जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड से जब आप अल्कोहल बनाएंगे तो उस केस में आप सिर्फ LiAlH4 एंड NaBH4 लगाएंगे, हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। बट एल्डिहाइड में जब आप एल्डिहाइड से चेंज करेंगे अल्कोहल में, उस टाइम पर आपको रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, निकल और प्लेटिनम। तो ये था आपका टेबल, इसकी और ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी नेक्स्ट चैप्टर में। ये था आपका एक छोटा सा ओवरव्यू। आगे आ जाइए, अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की केमिकल रिएक्शंस को। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है आपकी डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्कीन्स। मतलब कि डिहाइड्रेशन, देखो हाइड्रेशन मतलब क्या होगा, पानी का जुड़ना, तो डिहाइड्रेशन मतलब क्या होगा, पानी का अलग हो जाना, है ना। तो देखो ये था आपका CH3CH2OH, कॉमन सेंस लगाओ, आपको इसमें से H2O निकालना है। तो H2O यानी कि मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन तो मुझे मिल गया, एक और हाइड्रोजन चाहिए, तो एक और हाइड्रोजन मैंने ले लिया यहाँ से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से हाइड्रोजन लिया तो ये आपका क्या बन गया, एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा ना, और पानी तो मैंने निकाल ही दिया। ऑब्वियसली जब रिएक्शन का नाम डिहाइड्रेशन है तो पानी तो निकलेगा। अच्छा, क्या ये डायरेक्टली हो जाएगा? क्या हमें यहाँ पर कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। दिस इज केमिस्ट्री, आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी ही। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? बेसिकली कैटलिस्ट का काम होता है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कर देना थोड़ा सा कम, ठीक है। हर एक रिएक्टेंट के पास उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, तो इसीलिए जब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है तो उस टाइम पर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सा कैटलिस्ट है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज योर कैटलिस्ट इन दिस केस। सेकेंड रिएक्शन आती है हमारी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब या तो हाइड्रोजन हटा दो, या फिर सिंपल एक काम करो, ऑक्सीजन को जोड़ दो। तो जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा था बेसिकली इस टेबल में, यही वाली सेम चीज़ यहाँ पर है। देखो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं आपके पास, ये था आपका CH3CH2OH, उसको आपने चेंज करा CH3CHO में। कैसे आप चेंज करेंगे? वापस आ जाओ, रिविजन करो। कैसे आप इसको किस में चेंज करेंगे? एल्डिहाइड में चेंज करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन विद PCC। तो आपने क्या करा, नेसेंट ऑक्सीजन विद PCC लगाया, आपका अल्कोहल से एल्डिहाइड में हो गया। अब मेरे को एल्डिहाइड से किस में जाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या लगाऊंगी? नेसेंट ऑक्सीजन विद टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर, और हाँ, अगर मेरे को डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आना होता तो मैं क्या करती, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज कर लेती, जैसे कि K2Cr2O7। K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, कैसा लेना है? एसिडिक। वहीं पर अगर मैं KMNO4 लेती यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, तो वो कैसा लेना होता है? एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब कि बेसिक, ठीक है। अब आ जाइए आप सेकेंडरी अल्कोहल पे। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की क्या करूंगी, ऑक्सीडेशन, तो मुझे क्या मिलेगा? थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अगर आपके पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है, उसकी मैं ऑक्सीडेशन कर रही हूँ, तो मुझे कीटोन ही मिलेगा। एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल से मुझे क्या मिल सकता है? एल्डिहाइड मिल सकता है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है, क्योंकि हमें पता है कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा कहाँ पर होता है? कॉर्नर पे होते हैं। वहीं पर अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं तो भाई सेकेंडरी अल्कोहल बीच में कैसे कार्बोनाइल कंपाउंड मिल सकता है? सिर्फ एक ही केस पढ़ा है आपने, विच इज कीटोन। तो भाई ठीक है, फिर से क्या करो, ये आपका एक सेकेंडरी अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने और हमें क्या मिल गया? एक कीटोन मिल गया। कैसे? ये भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करके, जैसे कि K2Cr2O7 या फिर H2SO4 को यूज करके बना सकते हैं। थर्ड आता है आपका रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम मेटल के साथ करवा दीजिए रिएक्शन, तो क्या होगा? ये था आपका इथेनॉल। मैंने इथेनॉल की रिएक्शन करवा दी सोडियम के साथ, तो मुझे मिल गया सोडियम इथॉक्साइड। लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिखती, यहाँ पर बॉन्ड टूटता, ठीक है, किसकी तरफ टूटता? देखो कहाँ तोड़ना है मुझे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। कैसे टूटेगा? O पर तो आ जाएगा माइनस का चार्ज, क्योंकि O इज ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और H पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव का चार्ज, ठीक है। सोडियम कैसा होता है? सोडियम एक मेटल है भाई, हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये किसके पास जाएगा? ये नेगेटिव वाले के पास जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन के पास जाएगा। हाइड्रोजन आपका अलग निकल जाएगा, है ना। तो बस आपका क्या बन गया? सोडियम इथॉक्साइड, CH3CH2ONA एंड आपका हाइड्रोजन।
बस एक बार आपको थोड़ा सा बॉन्ड तोड़ना आ जाए, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपको ये रिएक्शंस याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद सारी चीजें समझ आने लग जाएंगी। आगे आ जाइए। अब हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म इथीन का टू यील्ड इथेनॉल, कि हम इथीन से कैसे इथेनॉल बना सकते हैं। ठीक है, यही वाला है ये। हम ना इसमें मेरे ख्याल से हाइड्रेशन, हाँ ये तो हाइड्रेशन का है जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हाइड्रेशन कर दो, उसका मैकेनिज्म है कि किस तरह से हाइड्रेशन होता है। एंड अभी नेक्स्ट हम एक और मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम डिहाइड्रेशन देखेंगे, कि ये वाला जो हमने पढ़ा डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्कीन, ये डिहाइड्रेशन कैसे होता है। ये मैकेनिज्म कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और मतलब पूछ लेते हैं मैकेनिज्म्स वगैरह, तो कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं जो कि हम साथ के साथ कवर करते जाएंगे। ठीक है, पहले मैकेनिज्म अपना शुरू करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल क्या होगा, सबसे पहले हमारा प्रोटोनेशन होगा। किसका, एल्कीन का प्रोटोनेशन होगा। अच्छा, प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है, देखो प्रोटॉन मतलब होता है H+, ठीक है, प्रोटॉन मतलब होता है H+। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एल्कीन में प्रोटॉन को जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे पानी। अभी हमने पीछे जब ये पढ़ा था ना, हमने हाइड्रेशन करनी सीखी थी, उस टाइम पे हमने देखा था कि हमने एक एल्कीन ली, उसकी रिएक्शन हमने पानी से कराई। किससे कराई, H2O से, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो इसीलिए हमने इनको जोड़ दिया, ये आपका H2O है एंड ये आपका H+ है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन को दे देगा, यहाँ पर होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। थोड़ा सा आपने 11th स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी है तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। आपका एक तरह का बॉन्ड होता है जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड में तो आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोवलेंट में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि एक एटम तो ऐसा होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, दूसरा एटम ऐसा होता है जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं या लोन पेयर होता है, जैसे कि देखो ऑक्सीजन के पास है। तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन को दे देगा एंड दूसरे के साथ बना लेगा बॉन्ड। अब देखो ये बन गया H3O पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव साइन क्यों आया, आप एक बात बताओ, जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो जब कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास नेट चार्ज क्या आएगा, उसके पास एक नेट चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। ठीक है, अब ये तो बन गया हमारा रिएक्टेंट जिसके साथ मुझे रिएक्ट करवाना है। ये रही मेरी एल्कीन, एल्कीन की मैंने रिएक्शन करवा दी अपने H3O पॉजिटिव के साथ, और मुझे क्या मिला, देखो कैसे मिला। ये मैंने बोला था सामने वाले पे डिपेंड करता है कि कार्बन कार्बन अपने बीच का बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे। अगर सामने वाला प्लस माइनस में टूट रहा है तो कार्बन कार्बन भी प्लस माइनस में टूटेंगे, सामने वाला फ्री रेडिकल में टूट रहा है तो कार्बन कार्बन भी फ्री रेडिकल में टूटेंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा ऐसे, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, ये बॉन्ड इसकी तरफ टूटेगा, हाँ ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन है आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे नेट चार्ज कैसा हो जाएगा, 0, क्योंकि प्लस था पहले से, अब माइनस आ जाएगा, एंड दोनों आपस में कट के क्या बन जाएगा, नेट चार्ज बन जाएगा 0। तो H2O आपका हो जाएगा न्यूट्रल। अब जब यहाँ पर प्लस माइनस का फॉर्मेशन हुआ है तो ये भी तो कम नहीं है, ये भी प्लस माइनस का फॉर्मेशन करेंगे, तो किसी भी एक की तरफ बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पर इसकी तरफ बॉन्ड टूट गया तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा आपका प्लस। ये जो H है, H2O तो अपना अलग हो गया, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया। अब ये जो H बचा मेरे पास H+, ये किसके पास जाएगा, ये माइनस वाले के पास जाएगा, तो ये इसके पास आ गया। ठीक है, ये आपका बन जाएगा CH3, एक आपका CH3 बन जाएगा एंड आपका CH2 बन जाएगा। देखो एक तो CH3 बन गया, दूसरा CH2 बन गया, और CH2 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड इस तरफ भी टूट सकता था, कंफ्यूज मत होना, बॉन्ड आपका किसी भी तरफ टूट सकता है, क्योंकि ये क्या है, बेसिकली दोनों कार्बन एटम ही तो है। ठीक है, तो क्या हुआ, एक तो आपका CH3 हो गया, देखो जैसे मैंने बताया था ये CH3 हो गया एंड ये वाला हो गया आपका CH2 पॉजिटिव, और हाइड्रोजन ये जो आपका पानी है H2O है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह अलग हो गया। अब क्या होगा, अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा पानी का कार्बोकैटायन पे। ये जो हमारा कार्बोकैटायन बना ना, अब फटाफट से पानी आएगा और अटैक कर देगा इसके ऊपर। पानी क्या करेगा, अटैक कर देगा। देखो कैसे, अभी सेम कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो पड़ा है वही वाला होगा यहाँ पे काम। ये आपका पानी आया
ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, और इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन तो इसको दे देगा, दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा, और इसके ऊपर नेट चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर ये जाकर जुड़ जाएगा। हुआ ऐसा ही, CH2 था, इसके ऊपर पहले से ही प्लस चार्ज था, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस चार्ज हो गया, ये तो न्यूट्रल बन गया, बट ऑक्सीजन के ऊपर आ गया एक नेट पॉजिटिव चार्ज। लास्ट में क्या होगा, डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन मतलब H+ का रिमूवल हो जाना। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये जो था हाइड्रोजन, ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा, इसने अपना बॉन्ड तोड़ दिया, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पहले से ही एक नेट चार्ज था पॉजिटिव, अब इस बॉन्ड के टूटने की वजह से आया नेगेटिव, और नेट चार्ज हो गया इनका 0, और ये बन गया आपका अल्कोहल। और ये जो H है ये आपका कैटलिस्ट था। मैंने क्या बोला था, H+, जो भी आपका कैटलिस्ट होगा ना, उसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ आपके रिएक्शन को प्रोसीड करवाना, जल्दी जल्दी करवाना। उस पर वो जैसा स्टार्टिंग में था वैसा ही आपको एंड ऑफ द रिएक्शन में मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। उसमें बीच बीच में चेंजेस आएंगे, जब आपकी रिएक्शन चल रही होगी उस टाइम पर आपके रिएक्शन मतलब उसमें चेंजेस आएंगे कैटलिस्ट में, बट इन द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन जो आपने कैटलिस्ट लिया था, जिस फॉर्म में लिया था, उसी फॉर्म में आपको इन द एंड ऑफ द रिएक्शन भी मिलेगा। देखो जैसे कि हमने जब रिएक्शन स्टार्ट की थी तो H+ ये था, कैटलिस्ट ये था, पहले यहाँ पर आया, देन आपको लास्ट में, लेकिन फिर भी जो भी रिएक्शन हुई लास्ट में आपको अपना H+ वापस मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट मैकेनिज्म पे आ जाते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू यील्ड इथीन। अगर आपको पिछले वाला मैकेनिज्म इजीली समझ आ गया तो ये वाला तो आराम से आ ही जाएगा। इसमें हमें डिहाइड्रेशन करके दिखाना है, तो हमारे पास पहले से ही एक अल्कोहल था। देखो पहला स्टेप वही रहेगा, प्रोटोनेशन। मुझे अल्कोहल का करना है प्रोटोनेशन। उसमें किसका प्रोटोनेशन करना था, एल्कीन का प्रोटोनेशन करना था। इसमें हम करेंगे अल्कोहल का प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है, H+ का जुड़ जाना। ये था आपका अल्कोहल। मुझे अल्कोहल में ना प्रोटोन को जोड़ना है, विच इज योर H+। देखो फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेट चार्ज कैसा आ जाएगा, नेट चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर आके हो जाएगा इससे अटैच, ठीक है। ऐसा ही हुआ, देखो CH3CH2, O के ऊपर आ गया आपका नेट चार्ज पॉजिटिव, और ये आपका हाइड्रोजन आके जुड़ गया। अब मेरे को क्या बनाना है, मुझे कार्बोकेटाइन बनाना है। कार्बोकेटाइन मतलब एक ऐसा कार्बन जिसपे आ जाए पॉजिटिव चार्ज। कैसे बनेगा कार्बोकेटाइन, बहुत सिंपल है, बॉन्ड तोड़ दो, बॉन्ड तोड़ दो। देखो जैसे ही आप इन दोनों के बीच का, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको कार्बोकेटाइन ही तो बनेगा। यहाँ बॉन्ड किसकी तरफ टूटेगा, इसकी तरफ। पहले से ही इसके ऊपर क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गए, नेट चार्ज क्या हुआ 0, लेकिन CH2 के पास क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH3CH2 पॉजिटिव, और आपको यहाँ पर क्या मिल गया, पानी, अलग पानी निकल गया आपका, ये रहा न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब आपको करना है डी प्रोटोनेशन, प्रोटोन को हटा दो। कैसे हटाओगे, देखो आपने सारी थोड़ा सा खोल के लिख दिया इनको। हाँ ये आपका CH3 था। अब देखो क्या हुआ, ये है CH2+, राइट, ये आपका CH2+। ये जो CH3 है इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन से, मतलब एक हाइड्रोजन से बॉन्ड को तोड़ लिया। जैसे इसने तोड़ा तो यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज। एक बात बताओ, माइनस का मतलब क्या होता है, कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, यही तो होगा माइनस का मतलब, कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये हाइड्रोजन तो निकल गया अलग, यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक तो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा एंड दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब देखो जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव इसके पास पहले से ही था, कैंसिल। जब इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव इसके पास पहले से ही था, तो कैंसिल कैंसिल, एक न्यूट्रल स्पीशीज बन गई विच इज योर एल्कीन। और देखो ये H आपने हटाया तो आपको H+ मिल गया। इस केस में भी जो आपका कैटलिस्ट था वो आपको एज इट इज वापस मिल गया। आपने स्टार्टिंग में भी H+ ही यूज किया था एंड आपको एंड में H+ वैसा का वैसा ही मिल गया। आगे आ जाइए, अब हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देखते हैं क्या क्वेश्चन आएगा अब हमारा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि भाई जो फिनॉल है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है। सबसे पहले फिनॉल क्या होता है, फिनॉल मतलब होता है बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, ठीक है जी। तो अल्कोहल क्या हुआ, अल्कोहल हो गया एलिफेटिक वाला, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इथेनॉल लिया हुआ है CH3CH2OH। अब ऐसा बोला जाता है कि जो फिनॉल है ना वो ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। ऐसा क्यों होता है, देखो एसिडिक मतलब क्या हुआ,
हमने एक बेसिक डेफिनेशन 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी थी कि एसिड वो होता है जो कि अपने अंदर से H+ को हटा दे, ठीक है। देखो H+ से अपने अंदर से दोनों, मतलब जो H+ है उसको अपने अंदर से दोनों हटा देंगे, अल्कोहल भी निकाल देगा और आपका फिनॉल भी निकाल देगा। बट जो सेकंड कंडीशन आती है ना, जब इस बेसिस पर हम नहीं डिसाइड कर पाते कि कौन ज्यादा एसिडिक है, तो हम सेकंड पैरामीटर को चूज करते हैं, जो कि होता है कि जब आपने अपने अंदर से H+ को रिमूव किया तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, और इस वाली रेस में आपका अल्कोहल हो जाता है बाहर। क्यों हो जाता है अल्कोहल बाहर, आप सोचो। देखो ये है आपका फिनॉल, ठीक है। अब जैसे ही बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पर भी जब बॉन्ड टूटा होगा, बॉन्ड टूटा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन के पास आ गया होगा एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज, इसके पास मौका है इसको स्टेबलाइज करने का। कैसे स्टेबलाइज करने का, ये अपने नेगेटिव चार्ज को नीचे दे देगा। कहाँ दे देगा, रेजोनेंस में दे देगा, और यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा आपका रेजोनेंस। देखो फिनॉक्साइड आयन बन गया और यहाँ आपका पूरा रेजोनेंस आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पूरा एक रेजोनेंस हो गया। और रेजोनेंस आपको पता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको कहीं पर भी रेजोनेंस देखनी है, आपको दिख रही है कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा स्टेबल होगा। इस केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कहीं पर भी एक भी ऐसा तरीका नहीं है कि अपने नेगेटिव चार्ज को कर पाए स्टेबलाइज। उल्टा आपको इतना भी पता होगा कि CH3 CH2 ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ये शो करते हैं आपके प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट। क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा देते हैं। अब यहाँ पर तो ये इनके इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग ले रही है, तो क्या हो रहा है, स्टेबल कर रही है। इस केस में ये तो एक तो पहली बात उसके इलेक्ट्रॉन्स ले भी नहीं रहे हैं, उल्टा अपने इलेक्ट्रॉन्स और दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो टोटल डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। तो ठीक है, कौन ज्यादा एसिडिक हुआ, फिनॉल आपका डायरेक्टली आप बता सकते हो कि ज्यादा एसिडिक हुआ। अब जब फिनॉल की बात आ ही गई है तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के सेकंड पार्ट से, विच इज फिनॉल। तो फिनॉल मतलब होता है एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है। एरोमेटिक अल्कोहल सिंपल समझ जाओ ना यार, बेंजीन है उसके ऊपर OH है, उसको मैंने बोल दिया फिनॉल। अब हमारे तीन थोड़े से इंपॉर्टेंट से नाम है जो कि यूज कर लिए जाते हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। तो ऑर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल एंड पैराक्रेसॉल। कुछ भी नहीं है, आपका फिनॉल है। अगर आपके फिनॉल में ऑर्थो पोजीशंस पे, आपको पता होगा ये वाली जो पोजीशन होती है ये और ये होते हैं ऑर्थो पोजीशंस, ये और ये होती हैं पैरा पोजीशंस, सॉरी ये और ये जो होती हैं वो होती हैं मेटा पोजीशंस, और ये वाली होती है पैरा पोजीशन। अगर ऑर्थो पोजीशन पे आपका ये वाला ग्रुप कौन सा, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप उसको बोल देंगे ऑर्थोक्रेसॉल। अगर मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है तो आप बोल देंगे मेटाक्रेसॉल, और अगर पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है तो आप बोल देंगे पैराक्रेसॉल। सिंपल, आगे आ जाइए। अब आती है आपकी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, किस किस तरह से आप फिनॉल को बना सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम हेलोअरीन्स। तो हेलोअरीन्स भाई पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी हेलोअरीन है ना, तो डायरेक्टली अगर यहीं पे आपका कोई हेलो एल्केन होता तो आप क्या करते, आप डायरेक्टली लगा देते क्या, एक्वस KOH। एक्वस KOH लगाते क्या होता, आपका जो हेलोजन है वो हट जाता और अल्कोहल वाला ग्रुप आके जुड़ जाता। लेकिन अगर मैं बात करूं एरोमेटिक की यानी कि हेलोअरीन की, तो उस केस में क्या होता है, आपकी आ जाती है रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है कंपाउंड और एक्वस KOH के साथ या फिर एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल या फिर फिनॉल नहीं बनाता है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ता है डोज प्रोसेस, और ये वही डोज प्रोसेस यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। देखिए NaOH 623 केल्विन पर 300 ATM प्रेशर पर आपने लगाया तो आपको डायरेक्टली हेलोअरीन से फिनॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन होता है आपका ये कि आपका बेंजीन है उस पर आपका CH3 अटैच है, दिस इज योर क्यूमीन, ठीक है। ये आपका पूरा क्यूमीन है। आप क्या कराइए, इसकी रिएक्शन करा दीजिए ओजोन के साथ। देखो सॉरी ओजोन नहीं, ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ आके लग जाएंगे COOH, ठीक है। देखो COOH हो गया और आपका ये CH3 ये वाले CH3 यहाँ आ गए। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फिनॉल। तो अगर मुझे फिनॉल चाहिए तो मुझे बस ये वाला OH ग्रुप चाहिए ना इससे अटैच, तो मैं ये जो फर्दर ग्रुप है ये वाला, ये पूरा मैं हटा दूंगी, ठीक है।
ये मैं हटा दूंगी, और ये मैं कैसे हटाऊंगी, H3O पॉजिटिव यानी कि H2O और H प्लस की प्रेजेंस में। जैसे ही मैं H2O और H प्लस लगाऊंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। और बस साइड प्रोडक्ट वही है जो अभी अभी आपने हटाया, CH3COCH3, ये रहा। बहुत सिंपल है, लिटरली बहुत सिंपल है। बस आपको क्यूमीन याद होना चाहिए। क्यूमीन क्या है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH3 अटैच्ड है, उसकी रिएक्शन करवाइए डायरेक्टली ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ पर जाके लगेगा, बीच वाले कार्बन पर जाके लगेगा। अब आपको पता है आपको फिनॉल चाहिए तो सिर्फ आपको OH चाहिए, OH को छोड़ के सब कुछ हटा दो, और रिएजेंट्स क्या है आपके, H3O पॉजिटिव, आपको डायरेक्टली फिनॉल मिल जाएगा, और जो आपने हटाया वही आपका साइड प्रोडक्ट है। थर्ड मेथड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन पे SO3H, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आपने बेंजीन लिया, आपको पता है हर एक कॉर्नर पे क्या होता है, हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। हम उसको दिखाते क्यों नहीं है, क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं शो करते। ये था आपका बेंजीन, बेंजीन पे आपका लगा हुआ होता है हाइड्रोजन। ओलियम लिया हमने, ओलियम क्या होता है, ओलियम होता है H2S2O7। जैसे ही मैंने ओलियम से रिएक्शन कराई यानी कि H2S2O7 से, तो मुझे क्या मिल गया, SO3H, मेरे को मिल गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जैसे ही मैं इसकी NaOH से रिएक्शन कराऊंगी इन द प्रेजेंस ऑफ H+, मुझे मिल जाएगा फिनॉल, ठीक है। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार सारे नोट्स से गो थ्रू हो जाओ, आपको एक एक चीज याद हो जाएगी। सिर्फ टिपिकल फर्स्ट टाइम पढ़ने में लगता है, एक बार पढ़ के दूसरी बार खुद से रिवीजन करके सारी चीजें समझ आने लग जाती हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, एंड सबसे बड़ा पार्ट जो था इस चैप्टर का वो हम खत्म कर चुके हैं, अल्कोहल। फिनॉल देखो इतनी जल्दी इसकी प्रिपरेशन खत्म हो गई। अब केमिकल रिएक्शंस हैं, फिर हम थोड़ी देर में ईथर पर आ जाएंगे एंड आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल में सबसे पहला आता है आपका रिएक्शन विद ब्रोमीन। सबसे बहुत इजी पार्ट है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है हेलो एल्केन हेलो अरीन, तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है। देखो, अगर आपने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाई एक पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, पोलर सॉल्वेंट H2O, पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या, जिसमें चार्जेस फॉर्मेशन हो जाए। अब एक बात बताओ, H2O में अभी हम पीछे भी बात करके आए मैकेनिज्म में कि जो H2O है आपका पानी है वो किस में टूट जाता है, H+ और OH- में। तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पर आपके बॉन्ड्स तो टूटते हैं, अगर बॉन्ड्स टूटते हैं चार्ज आते हैं, मतलब ये पोलर है। तो अगर मैंने कोई पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन को करा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, यानी कि ऑर्थो और ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशंस पे आपका आ जाएगा क्या, ब्रोमीन ग्रुप, ठीक है। ये आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी होता है। ये जो आपका जो बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये आपका वाइट PPT होता है। तो इससे ये आपका फिनॉल को डिटेक्ट करने के लिए भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, जिसमें हम यही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, अगर आपने, ये तो हो गया पोलर सॉल्वेंट करा, अगर आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट करा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अब देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब कि जैसे कि CCl4। अब आप एक बात बताओ, एक कार्बन है वो अपनी चारों पोजीशंस पे किससे ऑक्यूपाइड है, क्लोरीन से ऑक्यूपाइड है। जितना मतलब हर एक क्लोरीन कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इक्वली पुल कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा। जब आप नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे उस केस में क्या हो जाएगा आपका, एक ही पोजीशन पर ब्रोमीन आएगा, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। और मेजर किस पे आएगा, मेजरली आपका इस पर आता है, किस पर, ब्रोमीन पर मेजरली, पैरा पर मेजरली आता है, ऑर्थो पर माइनर प्रोडक्ट बनता है। नाइट्रेशन की अगर मैं बात करूं, नाइट्रेशन में तो भाई सिंपल है, अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगाया, हेलो एल्कीन हेलो एरीन वाले चैप्टर में पढ़ा था नाइट्रेशन कैसे होती है, HNO3 और H2SO4 लगाकर, ठीक है। तो नाइट्रेशन सेम ही रहेगी, HNO3 और H2SO4 लगाने। अगर कॉन्सेंट्रेटेड लगा दिए तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा, जिसे हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। अगर आपने डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4 लगाए तो ऑर्थो पे और आपका पैरा पर मिलेगा, ठीक है। इसमें भी मेजर माइनर वाला सेम ही रहेगा, पैरा वाला होता है आपका मेजर एंड ऑर्थो वाला होता है आपका माइनर प्रोडक्ट। आगे आ जाइए, क्वेश्चन आ गया दोबारा से कोई, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अच्छा,
जब हम एक मिक्सचर को सेपरेट करते हैं ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल को बाय स्टीम डिस्टिलेशन, तो बताओ कि कौन सा स्टीम वॉलेटाइल होगा। देखो, जब भी ये बोल रहे हैं कि अगर हमें एक मिक्सचर मिल गया ऑर्थो का और पैरा नाइट्रोफिनॉल का, और मैं उसको सेपरेट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, नाम से थोड़ा सा समझ जाओ ना, स्टीम मतलब हो रहा है कि उबाल हो रहा है, मतलब स्टीम बन रही है, तो स्टीम किसकी पहले बनेगी, स्टीम वॉलेटाइल कौन होगा, जो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से किसका कम बॉइलिंग पॉइंट है, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है उसकी सबसे पहले स्टीम बनेगी, वही स्टीम वॉलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट मतलब क्या निकल रहा है कि इन दोनों में से ये आपका क्या है, ये है आपका, ये क्या है, दिस इज योर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड दिस इज योर पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब कौन सा इनमें से होगा स्टीम वॉलेटाइल, तो आपका बच्चे जो स्टीम वॉलेटाइल होगा वो होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। कैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होगा, अभी मैंने बताया था आपको हाइड्रोजन बॉन्ड कि जो अल्कोहल्स होते हैं ना वो एक एक्स्ट्रा टाइप ऑफ बॉन्डिंग दिखाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बट एक में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, एक में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। अब इंट्रा एंड इंटर में फर्क क्या होता है, इंट्रा मतलब कि आपका अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाना, अंदर ही अंदर मतलब जैसे ये वाला, सपोज ये वाला ऑक्सीजन हो गया, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला आपका हाइड्रोजन, मतलब देखो है तो ये एक ही मॉलिक्यूल ना, पर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका कि आपने एक ही मॉलिक्यूल में अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इंटर मॉलिक्यूलर मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जैसे कि जब हम अल्कोहल को पानी में मिलाते हैं ना, तो पानी का जो H2O होता है और अल्कोहल का जो OH में H होता है वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इंटर मॉलिक्यूल मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही है। तो देखो एक तो ये वाला मॉलिक्यूल था, ये देखो पैरा है, ये भी पैरा है, दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब इसको अगर इसके साथ बॉन्डिंग करनी है तो उसको कितना दूर जाना पड़ेगा, तो ये इतना दूर जाना प्रेफर नहीं करता, ये अपने साइड वाले मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ये हो रही है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा एंड पाई में से भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा से वीक पाई एंड सबसे वीक होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आ जाओ, तो इसीलिए जब हम सेपरेट करते हैं अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बाय स्टीम डिस्टिलेशन, तो जो स्टीम वॉलेटाइल होता है वो होता है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। एंड द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज, आपका एक होता है जो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है विच इज योर इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, और जो आपका दूसरा वाला है यानी कि पैरा नाइट्रोफिनॉल वो आपस में बॉन्डिंग बनाता है विच इज योर इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ठीक है जी, ये थी आपकी इसकी एग्जाम्पल। ऑब्वियसली अब आप एक बात बताओ, अगर एक कंपाउंड के अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वो ऑब्वियसली उतना स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होगा, लेकिन अगर आप बाहर से बॉन्डिंग कर रहे हो तो वो थोड़ी तो एज कम्पेयर टू अंदर वाले के स्ट्रांग होगी, इसीलिए वहां पर आपका स्टीम वॉलेटाइल ऑर्थो वाला बन जाता है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आपका ज्यादा एसिडिक क्यों होता है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल से? सिंपल आपका लगेगा यहाँ पर कौन सा फंडा, लोन पेयर वाला फंडा। देखो NO2 जो होता है ना, NO2 क्या होता है, NO2 आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग -R वाला इफेक्ट शो करने वाला एक कंपाउंड है। ठीक है, हमेशा क्या शो करता है, -R शो करता है। -R मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे करेगा अपनी तरफ। इसकी बात करूं OCH3 के, आप खुद दिमाग लगाओ ना, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, है ना, और कार्बन तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि इसके लोन पेयर को अपनी तरफ खींच ले, उल्टा ऑक्सीजन ही कार्बन के लोन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि अपने लोन पेयर को सर्कुलेट करेगा। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है आपका +R इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे होगा। ठीक है, तो इस वाले केस में बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इस वाले केस में बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अभी हमने बात करी एसिडिक ज्यादा कौन होता है, जो कि H+ को इजीली रिलीज कर दे। इन दोनों में से अगर मैं बात करूं, यहाँ भी ये H+ को रिलीज कर दे और यहाँ O- बन गया, एक फिनॉक्साइड आयन, एक फिनॉक्साइड आयन यहाँ बन गया। ठीक है, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इस माइनस चार्ज को अगर मैं अपनी तरफ खींचूंगी तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। अब देखो क्योंकि NO2 ग्रुप अपनी तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, तो वो इस माइनस चार्ज को क्या कर देगा, कम कर देगा।
उल्टा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो और ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, तो माइनस का चार्ज बढ़ जाएगा। सिंपल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो कम हो जाएगा, तो ये स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पर नेट चार्ज ज्यादा हो जाएगा, ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, यही इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। बिकॉज NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। विदड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग पर वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो टेंडेंसी है बेंजीन की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वो इंक्रीज हो जाएगी। वहीं पर ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल की बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अपने इलेक्ट्रॉन्स भी दे देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर बढ़ जाएगी और वो कम एसिडिक बन जाएगा। अब इस चैप्टर की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस हैं, जो है एक आपकी कोल्बे एंड रिमर-टेमन रिएक्शन, उसके ऊपर आ जाते हैं। कोल्बे रिएक्शन में क्या करना है, डायरेक्ट आपको रिएक्शंस ही याद करनी है। ठीक है, आपसे पूछी भी जा चुकी हैं और आपकी डायरेक्ट MCQs में भी आ सकती है कि आपको रिएक्शन दे देंगे, आपसे प्रोडक्ट पूछ लेंगे या फिर बोल देंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो देखो क्या करना है कोल्बे में, ये तो आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। कोल्बे में क्या होता है, आप लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड मतलब बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ONA। ठीक है, उसका आप ट्रीटमेंट किससे करवाएंगे, CO2 के साथ ट्रीटमेंट करवाएंगे। कितने केल्विन पर, 400 केल्विन पर। टेम्परेचर और रिएजेंट याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, 400 केल्विन पर। इसके बाद आपका क्या होगा, ये बॉन्ड्स टूटेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, क्या होगा आपका, यहाँ पर तो आ जाएगा OH, ONA हटके, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड ONA। ठीक है, था तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH आना चाहिए था, बट हुआ क्या, इंटरचेंजिंग हो गई। ठीक है जी, अब आपने जैसे ही H+ से रिएक्शन करवाई तो Na हट गया और H आके जुड़ गया, या आपका बन गया COOH। इसको मैं बोलती हूँ 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्यों मैंने मतलब अल्कोहल को प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि हमें पता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे मिलती है, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को, देन आपके अल्कोहल को। तो इसीलिए मैंने इसको सेकेंड पोजिशन पे कर दिया अब, है ना, और मैंने बोल दिया 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर क्या बोलते हैं हम इसको, सैलिसाइलिक एसिड। ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपका सैलिसाइलिक एसिड। रिमर-टेमन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होगा, मैं फिनॉल को लूंगी, फिनॉल की रिएक्शन करवाऊंगी क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म क्या होगा, CHCl3। कितने टेम्परेचर पर, 340 केल्विन पर। 340 केल्विन पर किसकी प्रेजेंस में, एक्सेस NaOH, बहुत सारा NaOH डाल दूंगी, तो आपका बेंजीन पे क्या आ जाएगा, ये आपका फिनॉल था, फिनॉल पे आ जाएगा CH2Cl2। CH2Cl2 आया। अब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगी NaOH से। मेरे को दोबारा से NaOH नहीं लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने पहले से ही एक्सेस में NaOH लिया हुआ था। जैसे ही ये वाली रिएक्शन होगी तो यहाँ पर 2 पोजीशंस पर आपका CH2OH, ये CH2 है, CH2OH एंड CH2OH। जैसे ही मैं हीट करूंगी, हीट पर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। देखो जैसे ही H2O यहाँ से निकलेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, इस पोजीशन पर CHO मिल जाएगा। और अब आपने H+ से रिएक्शन कराई तो ONA की जगह आ जाएगा OH, और आपको मिल जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड या फिर सैलिसाइल एल्डिहाइड। डायरेक्ट रिएक्शंस भी पूछी जाती हैं, कन्वर्जन्स में भी हेल्प करती हैं, MCQs में भी पूछी जाती हैं, तो दोनों ही रिएक्शंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आ गया है अब हमारा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि आपको फिनॉल से एस्पिरिन बनाना है। कैसे बनाएंगे फिनॉल से एस्पिरिन, एस्पिरिन आप याद रखना वही सॉल्ट है जो आपका डिस्प्रिन वगैरह में यूज होता है, एंड एस्पिरिन का जो केमिकल नेम है वो होता है 2-एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड। काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनाते हैं, ये था आपका एसिटिक एसिड। देखो एनहाइड्राइड मतलब क्या होता है, एनहाइड्राइड मतलब होता है पानी का हट जाना। ठीक है, तो मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, किसके, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड के। एक ये रहा CH3COOH, एक ये रहा CH3COOH। मैंने पानी का मॉलिक्यूल हटा दिया, ये रहा, मैंने H2O को रिमूव कर दिया। जैसे ही मैंने H2O को रिमूव करा तो यहाँ क्या हो गया, आपका कुछ इस तरह का कंपाउंड बन गया। ये ऑक्सीजन का डायरेक्ट बॉन्ड बन गया ना इससे, तो ये रहा आपका एक, ये रहा CH3C डबल बॉन्ड हो, ये रहा CH3C डबल बॉन्ड हो, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया, और एक ये रहा CH3C डबल बॉन्ड हो, ये रहा, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। ये आपका बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। अब कुछ भी नहीं करना, मुझे वही जो कोल्बे से मुझे मिला था, क्या मिला था मुझे कोल्बे से, ये 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब ये जो मुझे 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिला था ना, यही मैं लेकर जाऊंगी यहाँ पर, ये रहा, और इसकी रिएक्शन मैं करा दूंगी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराऊंगी तो मुझे मिल जाएगा मेरा एस्पिरिन।
अच्छा, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ? जब इनके बीच में बॉन्ड टूटेगा तो H पर आ जाएगा प्लस, ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पर आप देखो बॉन्ड कैसे टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा आपका इसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा आपका प्लस, तो आपका CH3COO और OH, H कहाँ से आया, यहाँ से, ये तो आपका साइड प्रोडक्ट हो जाएगा, ये रहा CH3COOH। और ये वाला जो था प्लस वाला, ये कहाँ जाके लग जाएगा आपका ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर, तो क्या हो गया, ये रहा OCOCH3, और यहाँ पर तो COOH पहले से ही था, ये बन गया आपका 2-एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड विच इज योर एस्पिरिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, याद रखिएगा। हम अब आ गए हैं अपने चैप्टर के लास्ट पार्ट पे, जो है आपका ईथर। बहुत छोटा सा है, अब देखते हैं इसको, फटाफट से खत्म करते हैं, ठीक है। तो ईथर भी आपके दो ही तरह के होंगे, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। कैसे होते हैं ईथर? ईथर मतलब होता है ROR, मतलब बीच में ऑक्सीजन, बीच में ऑक्सीजन, और इधर भी एल्काइल ग्रुप, इधर भी एल्काइल ग्रुप। अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम तो सिमेट्रिकल ईथर, अगर दोनों तरफ आपके जो एल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल ईथर। सिंपल। कैसे नेमिंग करते हैं इनकी? सिमेट्रिकल ईथर की अगर मैं बात करूं, देखो सिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा, दोनों तरफ क्या होंगे, जो एल्काइल ग्रुप होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ भी CH3 था, यहाँ भी CH3 था, एक को मैं आगे यूज कर लूंगी जैसे कि मिथॉक्सी यूज करके, ठीक है, मिथॉक्सी, और बचा के आपका मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, इथॉक्सी इथेन। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ अनसिमेट्रिकल वाले की, तो किसको हम ऑक्सी के साथ यूज करेंगे और किसको लास्ट में लिखेंगे? जो छोटा वाला होगा उसको हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। तो छोटा वाला ये है मिथ, तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी या मिथॉक्सी, और आपका इथेन। सिमिलरली यहाँ पर देखो, इन दोनों में से कौन सा छोटा, CH3CH2O या फिर OCH2CH2CH3, तो ये वाला छोटा है तो हो जाएगा इथॉक्सी और आपका प्रोपेन। यहाँ पर देख लो छोटा कौन सा, ये तो तीनों तरफ ही हाँ, ये वाला आपका बड़ा है और ये वाला आपका छोटा है, तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। अब हम पढ़ लेते हैं फटाफट इसकी प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन है आपकी सबसे पहली बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। ये भी आपकी एक नेमिंग रिएक्शन ही है, याद रखना, इससे आप दोनों सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड होता है जो कि सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कर कर बना लेता है ईथर, और इस रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है थ्रू SN2। SN1 एंड SN2 की हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी इन द लास्ट वीडियो। अभी भी बोल रही हूँ, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर देखें, वरना काफी सारे डाउट्स इस चैप्टर में क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली याद रखना कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से ही होती है। ओके, आ जाइए अब फटाफट से। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम सिमेट्रिकल ईथर की बात करते हैं। तो ये है मेरा क्या, एक हेलो एल्केन है, ठीक है। मैंने एक हेलो एल्केन लिया और एक सोडियम, क्या लिया मैंने, सोडियम एल्कोक्साइड लिया, RON होता है सोडियम एल्कोक्साइड। ये आपका हेलो एल्केन हो गया, या फिर आप कह सकते हैं एल्काइल हैलाइड। SN2 से रिएक्शन होगी, सिंपल बॉन्ड तोड़ो। कैसे टूटेंगे बॉन्ड, ऑक्सीजन और Na के बीच में टूटेंगे। Na पर आ जाएगा प्लस, ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर हेलोजन पर आ जाएगा माइनस, और R पर यानी कि एल्काइल ग्रुप पर आ जाएगा प्लस। ये वाला जो R है ये जुड़ जाएगा आपका ऑक्सीजन के साथ, और हेलोजन जुड़ जाएगा आपका सोडियम के साथ। तो ये क्या बन गया, ROR, और साइड में निकल गया NaX। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, CH3Cl when reacts with CH3ONa, SN2 मैकेनिज्म से होगा। देखो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, Na पर आ जाएगा प्लस, ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर Cl पर आ जाएगा माइनस, CH3 पर आ जाएगा प्लस। CH3 किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, CH3 बॉन्ड बना लेगा आपका ऑक्सीजन के साथ, और Cl बना लेगा आपका सोडियम के साथ बॉन्ड। तो ये बन गया आपका ईथर, और ये बन गया आपका NaCl। सिमिलरली ये हो गया। अनसिमेट्रिकल ईथर की बात कर लेते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा, आपका वही सेम है, सब कुछ ऐसा ही होगा, SN2 से होगा। देखो जैसे CH3Cl था और यहाँ पर CH3CH2ONa था, O पर आ जाएगा माइनस, Na पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर CH3 पर आ जाएगा प्लस, Cl पर आ जाएगा माइनस। ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। Na किसके साथ जुड़ जाएगा, आपका Cl के साथ, और आपका CH3 किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ।
देखो वही बन गया CH3O CH2CH3 और आपका NaCl निकल गया अलग. नाउ देयर इज अ स्पेशल केस, ये सिर्फ होगा प्राइमरी में, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था SN2 से मैकेनिज्म हो रही है. अगर आपको दिख जाए कोई सेकेंडरी या टर्शियरी हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड, तो उस केस में ईथर फॉर्मेशन नहीं होगा, बल्कि आपका एल्कीन बन जाएगा. क्या बन जाएगा? एल्कीन, जो कि आपका सेम काम पिछले चैप्टर में अल्कोहलिक KOH की हेल्प से होता था, वही सेम यहाँ पर किसकी हेल्प से हो जाएगा? आपका विलियमसन की हेल्प से. ठीक है, ईथर फॉर्मेशन नहीं होगा अगर सेकेंडरी या टर्शियरी हेलो एल्केन आपके सामने आ गया तो अगर आपको सेकेंडरी या टर्शियरी बनाना है ईथर, या फिर आपको ऐसा बनाना है ईथर जैसे यहाँ पर था कि CH CH3 CH3, ऐसा अगर आपको ईथर बनाना है तो आपको जो भी लेना है वो आप इस ONA वाले के साथ लो. जो आप एल्कोक्साइड ले रहे हो, सोडियम एल्कोक्साइड जो ले रहे हो, उसमें जो एल्काइल ग्रुप है वो आप कुछ भी ले सकते हो, तब आपका ईथर ही बनेगा. बट जो आप यहाँ पर हेलो एल्केन ले रहे हो वो सिर्फ प्राइमरी होना चाहिए. ठीक है, आगे आ जाइए. वही लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर सेकेंडरी या टर्शियरी हुआ तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी. ठीक है, और ईथर फॉर्मेशन नहीं होगी. अल्कोहल से किस तरह से हम बना सकते हैं ईथर? ये है आपका CH3CH2OH. ठीक है, देखो 443 केल्विन है, H+ है, हीट कर रहे हैं, हमें मिल जाएगा CH3 डबल बॉन्ड, वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2O. यहाँ पर क्या मिल रहा है? CH3 CH2O CH2 CH3. तो ईथर भी बन सकता है एंड आपका एल्कीन भी बन सकता है. ओके जी, अब यहाँ पर इसका बता रखा है मैकेनिज्म, किस तरह से बनेगा. सबसे पहले हो जाएगा प्रोटोनेशन. देखो पहला और लास्ट स्टेप हमेशा रहेगा प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन. तो प्रोटोनेशन यानी कि आपका ये अल्कोहल था, प्रोटोनेशन होगी, ये H+ है, वो जो ऑक्सीजन है एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये बन जाएगा. अभी पिछले मैकेनिज्म में बहुत डिटेल में पढ़ा है. फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल का प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर. तो अनप्रोटोनेटेड वाला कौन सा? यानी कि हम एक फ्रेश अल्कोहल ले आए, ये रहा, और प्रोटोनेटेड वाला ये जो अभी हमने ऊपर बनाया, तो ये वाला ऑक्सीजन इसके ऊपर कर देगा अटैक, और क्या बन जाएगा? आपका कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा और H2O अलग निकल जाएगा. अब होगा डीप्रोटोनेशन, सिंपल, जहां पर वो था प्लस आपका, उसे हटा दिया और यहाँ पर प्लस माइनस करके कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट. एक बार पढ़ना, बहुत सिंपल है, इजीली समझ आ जाएगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज वही है सेम विद इंक्रीज इन ब्रांच. ये ब्रांच है, पता नहीं ब्रांच क्यों लिखा है, ये ब्रांच है. ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी ब्रांच बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल का कम होता जाएगा. जैसे जैसे मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा. ईथर वाटर में सॉल्युबल होते हैं किसके जैसे? अल्कोहल के जैसे ही. ठीक है, मतलब जैसे अल्कोहल सॉल्युबल होते हैं वैसे ही ईथर भी सॉल्युबल होते हैं पानी में. बट याद रखना हेलो एल्केन हेलोअरीन सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो पाता. ठीक है, अब जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है ईथर में वो पोलर होता है. इसकी वजह से जो ईथर होता है उसके पास एक नेट डायपोल मूवमेंट भी होता है. पर अगर मैं बात करूं कि बॉइलिंग पॉइंट में फिर भी लार्ज डिफरेंस, अगर मैं बोलूं कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है या ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ईथर का कम होता है. क्योंकि दो बेसिस पर हम बॉइलिंग पॉइंट को जज करते हैं, अदर देन योर मॉलिक्यूलर वेट एंड ब्रांचिंग वगैरह, उनसे हटकर अगर हम और पैरामीटर्स पर बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करें तो वो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आपका पोलर. तो देखो अल्कोहल आपके पोलर भी होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं. ईथर आपके पोलर तो होते हैं बट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते. तो इस वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ईथर. फटाफट से केमिकल प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं. रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर. तो जहां पर क्लीवेज हो रहा है कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का ईथर में, सबसे पहले हम वो पढ़ने वाले हैं. जैसे कि अगर सिमेट्रिकल ईथर है, क्लीवेज कर दो, सिंपल. आपने HI लिया, ठीक है, HI I पर आ जाएगा आपका माइनस चार्ज, H पर आ जाएगा आपका प्लस चार्ज. जब भी आपको रिएक्शन देखे फटाफट से उन्हें उनके चार्जेस में तोड़ लो, आपकी रिएक्शन खत्म हो जाएगी. ठीक है, देखो ऑक्सीजन पर आ जाएगा आपका माइनस चार्ज, R पर आ जाएगा आपका प्लस चार्ज. ठीक है, अब बस माइनस प्लस को एक दूसरे के पास भेज दो, यहाँ पर आ जाएगा OH और ये RI एक साथ जुड़ जाएगा, बन गया RI एंड ROH.
सिमेट्रिकल में तो क्या होगा कि दोनों ही जो आपके आर ग्रुप है वो सेम है, तो सेम ही बन जाएगा। अब क्या होगा कि ना जो आपका HI होता है वो यहाँ पर एक्सेस में प्रेजेंट होता है, तो फर्दर रिएक्शन हो जाएगी अल्कोहल की किसके साथ, HI के साथ। तो जब अल्कोहल की HI के साथ रिएक्शन होगी तो आपको RI मिल जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन जो आपकी बनेगी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एग्जाम्पल मैंने लिया, ये एक ईथर था आपका, ठीक है, ये आपका HI था, ओके। जब आपने रिएक्शन कराई तो फर्स्ट स्टेप में आपको मिला एक तो CH3OH मिल गया, एक CH3I मिल गया, जैसे यहाँ पे आपको ROH और RI मिला था, ठीक है। अब फर्दर रिएक्शन हुई क्योंकि HI क्या है, एक्सेस में, तो ये जो अल्कोहल था इसके साथ भी रिएक्शन हुई HI की, तो आपको एक और CH3I मिल गया और H2O मिल गया। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई कि आपको 2 मॉलिक्यूल्स तो CH3I के मिल गए और एक पानी का मॉलिक्यूल मिल गया। मैकेनिज्म की बात करूं इसकी, तो फिर से क्या होगा, आपकी ईथर की सबसे पहले हो जाएगी प्रोटोनेशन। कैसे प्रोटोनेशन होगी, जब यहाँ पर ये जो प्लस वाला है किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। ऑक्सीजन के पास कैसे जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से जाएगा। ऑक्सीजन एक बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दूसरे के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि उसने उसका अपने आप का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेट चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, एंड आयोडीन आपका है विद नेगेटिव चार्ज। फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा आयोडाइड आयन का, किसके ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर। ऑब्वियसली अब ये जो आयोडाइड है ये भी थोड़ी शांत बैठेगा, ये किसके पास जाएगा, ये प्लस वाले के पास जाएगा, प्लस वाला आपका ये रहा, तो आपका CH3I और CH3OH बन जाएगा। स्टेप 3 में क्या होगा, क्योंकि HI एक्सेस में प्रेजेंट है तो फिर ये फर्दर रिएक्ट कर लेगा किसके साथ, अल्कोहल के साथ, अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। ये था आपका ईथर, जो अभी हाँ ये था आपका ईथर और ये था आपका अल्कोहल। क्या होगा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपना इसको देगा, दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा और नेट चार्ज गेन कर लेगा पॉजिटिव वाला, ठीक है, कर लिया। और आयोडीन क्या करेगा, आयोडीन जाके इसके साथ बॉन्ड बना ले, क्या हो गया, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ, ठीक है। अब क्या होगा कि डायरेक्ट में फिर हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लास्ट में डीप्रोटोनेशन हो जाएगी। अब ये तो बात हो गई अगर सिमेट्रिकल ईथर था। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर होगा तो क्या होगा, रिएक्शन होगी किससे होगी, SN2 से ही होगी। SN2 से कैसे होगी, देखो जैसे कि आपका ये था CH3 CH2O एंड CH3, इसकी मैंने रिएक्शन कराई HI के साथ। तो जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाला होगा ना, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड मतलब जहाँ पे ज्यादा कार्बन होंगे, उसके साथ आएगा आपका OH ग्रुप। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3 CH2OH। देखो CH3 CH2OH क्योंकि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, देखो यहाँ पर ज्यादा कार्बन आ रहे हैं, यहाँ पर एक ही है CH3, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका CH3I। सिमिलरली सेकेंडरी में भी ऐसा ही होगा, ये आपका सेकेंडरी हो गया, तो देखो यहाँ पर भी आपका CH3 CH2I और अल्कोहल आपका ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाले के साथ चला गया। ये वही कुछ एग्जाम्पल्स है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अपना स्पेशल एग्जाम्पल। स्पेशल एग्जाम्पल कौन सा, कि अगर आपका हो गया टर्शरी, ठीक है, आपको मिल गया टर्शरी कंपाउंड कोई, देखो ये SN2 ही है, दिस इज नॉट SN1, SN2 ही है यहाँ पर भी। यहाँ देखो जैसे आपको एक टर्शरी कंपाउंड मिल गया, ये वाला पार्ट देखो टर्शरी है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे ही आपका HI टूटेगा तो आयोडीन SN2 से काम नहीं करेगा, वो प्राइमरी वाले के पास नहीं जाएगा। जैसे ही वो टर्शरी वाले को देखेगा, टर्शरी वाला क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो वो टर्शरी वाले के साथ जुड़ जाएगा। देखो अब की बार ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो गया, ना कि CH3 CH2I। CH3 CH2I नहीं बना, बल्कि आयोडीन किसके पास चला गया, टर्शरी वाले के पास चला गया। तो इस केस में अनसिमेट्रिकल ईथर वाले केस में जब आप HI से रिएक्शन कराओगे तो सिर्फ एक यही केस है जहां पर आपका जो आयोडीन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी कि टर्शरी वाले के पास जाएगा। लेकिन अगर प्राइमरी और सेकेंडरी हुआ तो किसके पास जाएगा, हमेशा लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड यानी कि प्राइमरी वाले के साथ ही जाकर जुड़ेगा आयोडीन, बाकी हाइड्रोजन जुड़ेगा सेकेंडरी या टर्शरी के साथ, सेकेंडरी के साथ, नॉट टर्शरी। अब फटाफट से आप देख लो क्या देखेंगे, नाइट्रेशन एनिसोल का, सिंपल जैसे अभी हमने पहले करा था, ठीक है। ये आपका एनिसोल है, एनिसोल मतलब बेंजीन पे OCH3, ठीक है। डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन में करवाया तो माइनर आपका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर आपका पैरा वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन देख लो, CH3CO Cl है, एनहाइड्रस AlCl3 की रिएक्शन में कराया, सिंपल आपका सेम एसाइलेशन जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ी थी वही रिपीट हो रही है। माइनर हो जाएगी आपकी ऑर्थो वाली और मेजर हो जाएगी आपकी पैरा वाली। सिर्फ एक चीज याद रखने वाली ये है कि ऑर्थो पैरा पर जाएगा, क्योंकि जो OCH3 ग्रुप है ना वो आपका क्या है,
ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, प्लस आर ग्रुप है, मेटा पर नहीं जाएगा। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल की अगर मैं बात करूं तो अगर फिर से वही आपने किस में करा दी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में करा दी तो एक ही पोजीशन पे जाएगा यानी कि ऑर्थो और पैरा। लेकिन अगर आपने पोलर सॉल्वेंट में करा दी यानी कि H2O तो तीनों पोजीशंस पे चला जाएगा। इसके बाद लास्ट में इसमें चैप्टर में एक टेस्ट है जो है आपका लूकास टेस्ट बोल लो, ऑक्सीडेशन से टेस्ट बोलो या फिर विक्टर मियर टेस्ट बोल लो। ये हेल्प करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में डिफरेंशिएट करने में। कुछ भी नहीं है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपका एक लूकास टेस्ट है। पिछली वीडियो में आपने चैप्टर मतलब ये वाला टेस्ट पढ़ा था। कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे और एनहाइड्रस एनहाइड्रस ZnCl2 लेंगे, ठीक है। अगर टर्बिडिटी इंस्टेंटली आ गई तो मतलब टर्शियरी है, अगर थोड़ी देर बाद आई तो सेकेंडरी है, और अगर टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पर आई ही नहीं यानी कि वो प्राइमरी अल्कोहल है। सिंपल, टर्बिडिटी देखी जाती है, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन है कि आपने एक अल्कोहल लिया, HCl लिया, ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराई, ये आपको प्रोडक्ट मिल गया। टर्बिडिटी से आप बताते हैं, देखो अगर 5 मिनट बाद टर्बिडिटी आई तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल, तुरंत टर्बिडिटी आ गई तो टर्शियरी, और अगर रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी आई ही नहीं तो प्राइमरी। अब बस एक इस चैप्टर का लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म। कुछ भी नहीं है, फिनॉल। अगर आपको फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना है तो आप क्या करोगे, या तो आप Na2CrO7 लगा दीजिए या फिर Ka2Cr2O7 लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा बेंजोक्विनोन, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये सीरीज आपकी ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आपको कोई भी सजेशंस देने हैं कि मैं अपनी वीडियोस में ये ऐड करूं या फिर आपको और किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अलग से वीडियो चाहिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये पसंद आई हो तो वो भी कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। सो आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।